मेरा नाम धानी है। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी शादी हो रही थी और शादी कोई ऐसे वैसे परिवार में नहीं हो रही थी। ऐसे लड़के से हो रही थी जो खूबसूरत तो था ही, साथ ही वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था। शहर में उसका बहुत नाम था। मेरी ससुराल में सिर्फ मेरी सास ससुर और एक ननद थी और मेरा पति दिशान। हालांकि मैं भी बहुत खूबसूरत थी, तभी तो दिशान ने मुझे देखते के साथ पसंद कर लिया था और उन्होंने अपने घर में कहा मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से। उसने जिस दिन मुझे देखा उसके दूसरे दिन ही अपने माँ पापा को मेरे घर पर भेजा था। हम इतने बड़े लोग नहीं थे, हम मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन मेरे बाबा का पूरे गांव में बहुत नाम था। मेरे बाबा इज्जतदार लोगों में आते थे। खैर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने बड़े घर में होगी। दिशान के माँ पापा ने मुझे पसंद कर लिया था। दिशान का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। खैर, आज मेरी शादी थी, मैं भी बहुत खुश थी। मैं दुल्हन के जोड़े में बैठी एकटक आईने को देख रही थी। अचानक से मेरी बहन दिया मुझे पीछे से कहती है, क्या बात है दीदी, आज आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जीजू तो आपको देखकर बेहोश हो जाने वाले हैं। मैंने कहा चुप कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम 5 बहनें थे, मैं सबसे बड़ी थी। हमारा कोई भाई नहीं था। दिया मेरी छोटी बहन थी। वह बहुत चुलबुली थी। पूरे घर में वह चहकती रहती थी। उसके चहकने से ही घर में रौनक रहता था। हम सभी बहनें बाबा से बहुत डरते थे क्योंकि बाबा बहुत गुस्सैल आदमी थे। माँ हम सब से बहुत प्यार करती थी और सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती थी, लेकिन इसका जस्ट उल्टा था। मेरी माँ जितना मुझसे प्यार करती थी, मेरे बाबा उतना ही मुझे नापसंद करते थे। ना जाने क्यों, लेकिन मेरे बाबा मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। बाकी थोड़ा बहुत तो मेरी चारों बहनों को वह प्यार भरी नज़रों से देख भी लिया करते थे, लेकिन मेरे बाबा तो मुझे नज़र उठाकर देखते तक नहीं थे। जब से मैंने होश संभाला था तब से लेकर आज तक मैं बस एक ही चीज़ याद करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर मैंने बाबा के साथ ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ बाबा इतना रूखा रूखा रहते हैं, मुझे कभी प्यार से देखते तक नहीं हैं। मेरे बाबा ने मुझे स्कूल का शक्ल तक नहीं दिखाई। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, लेकिन बाबा ने साफ मना कर दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। मैं माँ से हमेशा पूछती, माँ क्या मैं बाबा की अपनी बेटी नहीं हूँ? तो माँ कहती नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं कहती फिर बाबा मेरे साथ इतना सख्त रवैया क्यों रखते हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों ने मुझे इस सड़क से उठाकर लाया है। माँ मुझे सीने से लगा लेती और कहती ऐसा नहीं है, दोबारा ऐसी बातें अपनी ज़ुबान पर मत लाना वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। तुम हमारी बेटी हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और वह तुम्हारे अपने बाबा हैं। जब माँ मुझसे ऐसा कहती तो मुझे ऐसा लगता कि माँ झूठ बोल रही है। शायद इन लोगों ने मुझे गोद लिया है, वरना कोई बाप अपनी औलाद के साथ इतना बुरा और सख्त रवैया कैसे कर सकता है। मुझे खुद पर थोड़ा शक इसलिए भी होता था क्योंकि मैं अपनी चारों बहनों से बहुत अलग थी। मैं बहुत ही गोरी चिट्टी और बहुत ही खूबसूरत थी, लंबी चौड़ी थी। हालांकि मुझे अपनी खूबसूरती पर कभी नाज नहीं हुआ। मेरी इस खूबसूरती का क्या मतलब जब मेरे बाबा का ही मुझे प्यार नसीब नहीं होता था। मेरी चारों बहनें मुझसे बहुत अलग थीं। उन लोगों का रंग भी सांवला था, पतली दुबली सी थी। खैर, मेरे पढ़ने लिखने के शौक़ को देखकर माँ मुझे घर पर ही पढ़ाती थी। मेरी बहनें बाबा से लड़ती थी कि बाबा धानी को भी स्कूल जाने दीजिए, लेकिन बाबा उन सबको यह कहते कि अगर तुम लोग स्कूल जाना चाहती हो और आगे की पढ़ाई भी करना चाहती हो तो दोबारा यह मत कहना कि धानी भी स्कूल जाएगी, धानी स्कूल नहीं जाएगी। बाबा के आगे सब खामोश हो जाते थे। मैंने कभी स्कूल में कदम नहीं रखा था। खैर, मेरी चारों बहनें मुझे मंडप तक लेकर गईं। दिशान शहरे में था। हमारी शादी हो गई। दिशान के हाथों में मेरा हाथ था। विदाई की रस्म अदा की जा रही थी। शादी की इतनी सारी रस्में हो रही थी, लेकिन मेरे बाबा किसी रस्म में शामिल नहीं हुए। दिल तो बहुत दुखा था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैंने अपनी माँ को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन माँ ने कानों में जो कहा उसे सुनकर एक पल को मैं सुन रह गई। मैंने कहा, माँ यह आप क्या कह रही हैं? माँ ने कहा, तुम्हें यह करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी बच्ची, तुम मुझसे वादा कर, अगर तुमने ऐसा किया तो पहली रात ही तुम विधवा हो जाओगी। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। सुहाग रात के लिए मैं अपने खूबसूरत से कमरे में बैठी थी जो चारों तरफ फूलों से सजा हुआ था। इस रात के लिए तो लड़कियाँ कितने सारे सपने सजाकर बैठी होती हैं और कितनी खुश होती हैं कि उसका पति आएगा, उसका घूंघट उठाएगा और उससे प्यार भरी बातें करेगा। लेकिन मैं तो बस एक ही उलझन में थी कि मैं अपने आप को दिशान से कैसे बचा पाऊंगी।
मैं उसे अपने पास आने से कैसे रोकूंगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई भी लड़का इस रात को अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता। अगर मैंने उसे पास आने से मना किया तो उसे भी तो वजह चाहिए होगी, और मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि अगर वह मेरे करीब आए तो वह मर जाएंगे। दिशान तो मेरी बातों को हंसकर उड़ा देंगे। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिशान इन सब बातों को कभी नहीं मानेंगे। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला। मैं घबरा गई। दिशान मेरे करीब आए और बेड पर बैठ गए। उन्होंने मुझे मुंह दिखाए में बहुत ही खूबसूरत सा रिंग पहनाया। मैं उनका प्यार देखकर बहुत खुश हो गई। दिशान मेरी बहुत तारीफ़ करने लगे, कहने लगे तुम्हारे आगे इस रिंग का कोई हैसियत नहीं। फिर भी मैंने पूरे 5 दुकानें घूमी हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, तब जाकर यह रिंग पसंद आया। दिशान की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। दिशान मेरी खूब तारीफ़ें कर रहा था, कहने लगा इस रात का मैंने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। दिशान ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मेरे बेहद करीब आ गए। उनकी गर्म गर्म सांसें मेरे कानों पर पड़ रही थी। मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। मैं भी दिशान में थोड़ी देर के लिए खो गई थी। तभी अचानक से मेरी आंखें खुल गई और मुझे माँ की बातें याद आई। क्या दिशान मेरे करीब आता तो दिशान को कुछ हो जाता? अगर यह बात सच है, अगर माँ को किसी पंडित ने यह बात कही है तो सच ही होगी। मैंने जल्दी से दिशान को खुद से अलग किया और कहा दिशान, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी दिशान मुंह बनाते हुए कहने लगे, क्या धानी, मैं कितने रोमांटिक मूड में था, तुमने सारा मूड ख़राब कर दिया। इतना कहकर वह हंसने लगा। मैंने कहा बात बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा हाँ तो कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। दिशान मुझे सीने से लगाए और कहने लगे, चलो बोलती जाओ, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा मैं जो बोलूँगी क्या वह आप करेंगे? उन्होंने कहा हाँ तो क्या इसमें कोई शक है? तुम कहकर तो देखो, अपनी जान तक दे दूँगा। मैंने कहा नहीं, दोबारा ऐसी बातें मत करना, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। वो बात यह है कि मैंने एक मन्नत मांगी थी। मैंने भगवान से कहा था कि अगर मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिला तो मैं अपने पति से पूरे 3 महीने तक दूर रहूँगी। तभी दिशान कहने लगा, यह कैसी मन्नत हुई? अरे मतलब जो पति तुमसे प्यार करता है तुम उसी को खुद से दूर रखोगी? फिर तो मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रही। अगर मेरी मन्नत टूट गई तो मैं अपनी जान दे दूँगी, क्योंकि मैं अपनी मन्नत की पक्की हूँ। मेरी जान जा सकती है लेकिन मेरी मन्नत झूठा नहीं हो सकता। मैं अपनी मन्नत को टूटता हुआ नहीं देख सकती। तभी दिशान कहने लगा, अच्छा तो अगर बात ऐसी है तो तुम भी देख लो, यह दीवाना क्या करता है तुम्हारे लिए। तुम भी मान जाओगी कि आशिक से तुम्हारा पाला पड़ा है। 3 महीने की तो ही बात है। मैं मानता हूँ कि 3 महीने मेरे लिए 3 साल के बराबर होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी मन्नत को पूरा करने के लिए 3 महीने इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अब तुम मेरी हो, कहाँ जाओगी मुझसे बचकर? दिशान के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे बहुत खुशी हुई। चलो दिशान तो मान गए, अब मुझे इन 3 महीनों में पता करना होगा कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। माँ क्यों नहीं चाहती कि मेरा पति मेरे साथ रिश्ता बनाए? मैं भी इन बाबाओं पर यकीन नहीं करती थी। खैर दिशान ने मुझे कहा कि मैं बेड पर सो जाऊं और वह सोफ़े पर सो जाएगा। मैंने कहा नहीं दिशान, आप बेड पर सो जाओ, मैं सोफ़े पर सो जाऊंगी। वह हंसने लगा, कहने लगा अच्छा तुम्हें नींद आ जाएगी, मैं कोई बहस नहीं चाहता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम दोनों बेड पर ही सोएंगे। आप इस तरफ सो जाओ, मैं बेड के दूसरी तरफ सो जाऊंगी। तभी दिशान ने कहा, और अगर मुझसे कंट्रोल ना हुआ तो फिर तुम्हारा मन्नत टूट जाएगा, इसलिए बेहतर है मैं सोफ़े पर ही सो जाऊं। मैं हंसने लगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं फ्रेश होकर बिस्तर पर सो गई, लेकिन मुझे सुकून की नींद ही नहीं आ रही थी। मैं इधर उधर करवटें बदलकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। ना जाने मुझे क्या हो गया था। दिशान जिस तरफ सोया हुआ था, मैं उस तरफ करवटें लेकर दिशान को देखते देखते ही सो गई। मन तो मेरा भी कर रहा था कि दिशान मुझसे प्यार करे, मुझे अपनी बाहों में भरकर पूरी रात सोए, लेकिन यह माँ ने मुझे कैसे उलझन में डाल दिया था। बात अगर दिशान की ना होती तो मैं अपनी सारी हदें पार कर देती, लेकिन बात दिशान की थी। खैर सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी ननद कमरे में आई व मुझे छेड़ने लगी। मेरी नंद भी बहुत प्यारी थी, मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। मेरी नंद जूली वह कहने लगी, भाभी चलो जल्दी से तैयार हो जाइए, हमारे साथ किचन में आकर आप कुछ मीठा बना लें, फिर हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैं तैयार हुई। दिशान भी
उठ गए और मुझे छेड़ने लगे। वह कहने लगा, क्या किस्मत है मेरी, हूर की परी मेरे सामने है और मेरा उसे छूने का भी नसीब नहीं है। तुम्हें कोई और मन्नत मांगने के लिए नहीं मिला? चलो अपने भगवान से कह दो कि ये मन्नत तुमसे पूरा नहीं होगा। तुम मंदिर में भगवान को 30 नारियल चढ़ा दो या फिर उपवास रख लो। मैंने कहा, दीशान आप मेरा मजाक बना रहे हो। चलिए, जूली ने हमें बुलाया है। मैं तैयार होकर किचन में गई और सबके लिए मीठा खीर बनाई। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया और सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। दिशान भी अपने ऑफिस चले गए। मेरी सास ने कहा कि मैं अपने कमरे में आराम करूं। वैसे मुझे घर के सारे काम आते थे क्योंकि मैं घर के सारे काम किया करती थी। हालांकि मैं सब कुछ बनाती थी, लेकिन यह बात पापा को नहीं पता था। अगर पापा को पता होता तो वह मेरे हाथ का खाना तक नहीं खाते। पापा मेरे ना हाथ का खाना खाते थे, ना ही मेरे हाथ से पानी लेते थे। लेकिन मेरे ससुराल में सारे काम तो नौकर ही करते थे। खैर, मैं अपने कमरे में आई। मैं आईने के सामने बैठ गई और ख़ुद को आईने में देखने लगी। मैं कुछ सोच ही रही थी कि अचानक से दीशान मेरे पास आए। उनके हाथों में एक गिफ्ट था। उन्होंने वह मुझे दिया और कहा, इसे खोलो, देखो इसमें क्या है। मैंने कहा, क्या है? वह कहने लगे, वो भी मुझसे ही पूछोगी या खोल कर देखोगी? मैं हंसने लगी। मैं जब वह गिफ्ट खोली तो उसमें मोबाइल था। मैं वह मोबाइल देखकर परेशान हो गई क्योंकि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता था। मैंने कहा, यह तो मोबाइल है, पर दीशान मुझे तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता। तभी दीशान हंसने लगे, कहने लगे, क्या इतनी बड़ी होकर तुम्हें मोबाइल चलाना नहीं आता? चलो मैं सिखा देता हूँ, बहुत आसान है। मोबाइल में जो भी नॉर्मल था, फ़ोन उठाना, व्हाट्सएप चलाना, वीडियो कॉल करना, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया। दीशान जब ऑफिस जाते तो वो मुझे वीडियो कॉल पर देखा करते। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। किसी तरह दीशान को मैं खुद से दूर रख रही थी। कुछ दिनों बाद मैं अपनी माँ के घर आई। मेरी बहनें मुझे देखकर बहुत खुश होने लगी। माँ भी बहुत खुश थी। बाबा घर पर नहीं थे। दीशान मुझे घर छोड़कर चले गए। मुझे अपनी बहनों के साथ मिलकर बहुत खुशी हुआ। शाम को जब बाबा घर आए तो मैं दौड़कर बाबा के पास गई। उनके सीने से लगने के लिए लपकी थी कि उन्होंने मुझे इशारे से मना कर दिया। उनका पैर छूने गई तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद तक नहीं दिया। यह सब देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगा कि शायद मेरी शादी हो जाएगी, इस घर से दूर चली जाऊंगी तो बाबा के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी मोहब्बत आ जाएगी। लेकिन बाबा तो पहले से भी ज़्यादा मुझसे रूखा व्यवहार करने लगे। मैं दौड़कर अपने कमरे में आ गई। पीछे से मेरी बहनें भी आईं। माँ ने जब मेरे सर पर हाथ रखा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, माँ मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, आप मुझे बताइए, मैंने बाबा को ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ बाबा ऐसे रहते हैं? माँ खामोश थी। मैंने कहा, माँ, मैंने जब भी आपसे सवाल किया है आप हमेशा खामोश रहती हैं और कहते हैं कि मैं आपकी औलाद हूँ। अगर मैं आपकी औलाद हूँ तो आप मुझे जवाब दें। मेरे चिल्लाने पर भी माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। खैर, मैंने अपने आंसू साफ किया। मेरी बहनें मुझे छेड़ने लगी। बताओ तो जीजू ने मुँह दिखाई में क्या दिया? मैंने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, यह रिंग कैसा लगा? तभी मेरी छोटी बहन कहने लगी, वाह दीदी, रिंग तो बहुत प्यारा है। दीशान जीजू के पसंद की तो कोई जवाब ही नहीं है। हम बात ही कर रहे थे कि माँ ने आवाज़ दिया कि चलो धानी, आओ हम खाना खाते हैं। फिर मुझे याद आया कि मैं मिलकर खाना कैसे खा सकती हूँ। अगर मैं सबके साथ बैठकर खाना खाऊंगी तो बाबा नहीं बैठेंगे खाने के लिए। मैंने माँ से कहा, माँ आप लोग खा लो, आप मुझे कमरे में खाना ला देना, मैं खा लूँगी। तभी माँ कहने लगी, नहीं धानी, आओ हम मिलकर खाएंगे, बाबा घर पर नहीं हैं। हम सभी मिलकर खाना खाएं। 2 दिनों तक मैं माँ के घर रही। उसके बाद में दीशान मुझे लेने के लिए आ गए। मैं तैयार होने लगी। माँ बाबा कमरे में थे। मैं तैयार होकर बाबा के कमरे में जा रही थी कि तभी मैंने बाबा को कहते हुए जो सुना, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। बाबा माँ से कह रहे थे, तुम तो यह सब देखकर बहुत खुश हो रही होगी कि तुम्हारी बेटी बहुत बड़े घर में गई है और बहुत खुश भी है, लेकिन तुम यह नहीं जानती हो कि अगर उसके ससुराल वालों को उसके सच के बारे में पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी। एक पल में ही सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें मैंने मना किया था कि धानी की शादी मत होने दो, लेकिन नहीं। तभी माँ कहने लगी, तो मैं क्या करती? अगर धानी का शादी नहीं होता तो मेरी 4 बेटियों के बारे में सोचो, उन लोगों का रिश्ता कौन करता? हमारे यहाँ सब यही कहते कि बड़ी बेटी घर पर बैठी हुई है और छोटी बेटियों का शादी हो रहा है। इसका मतलब इसके घर की बेटियाँ अच्छी नहीं हैं, उनके चरित्र खराब हैं। जब तक धानी के ससुराल वालों को यह बात पता चलेगी तब तक हमारी 4 बेटियों का घर बस जाएगा। उसके बाद तो जो होगा हम संभाल लेंगे। यह सुनकर मुझे एक धक्का सा लगा
कि ऐसा कौन सा सच है जो अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब मुझे खुद से पता लगाना था। खैर, मैंने माँ को आवाज़ दिया, माँ मैं जा रही हूँ। बाबा ने अपना मुंह फेर लिया। मैंने कहा, बाबा मैं चलती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। बाबा के सामने जब भी मैं आती टूट कर रह जाती थी। धीशान माँ बाबा के पास आए। उन्होंने कहा, बाबा हम चलते हैं, कभी हमारे घर आइए अपनी बेटी से मिलने। बाबा ने धीशान से बहुत अच्छे से बात किया। उन्होंने कहा, बेटा कभी टाइम निकाल कर हम ज़रूर आएंगे। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह देखकर मेरे दिल को बहुत खुशी महसूस हुआ। मुझे खुशी हुई कि चलो मुझे ना सही, मेरे पति को तो आशीर्वाद मिला मेरे बाबा का। मैं ससुराल आ गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और मैं इन्हीं सब उलझने में थी कि ऐसा कौन सा राज है जो मैं नहीं जानती, जो माँ बाबा दोनों मुझसे छिपा रहे हैं। कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरी बहन गीता का शादी होने वाला है। गांव से ही एक रिश्ता आया है। मैं गीता के लिए बहुत खुश हुई कि चलो ये तो अच्छी बात है। दिशान ने बाबा को साफ कह दिया कि गीता की सारी जिम्मेदारी दिशान उठाएंगे। मेरे ससुर भी कहने लगे कि हाँ, गीता की शादी हमारे घर से ही होगी। बाबा ने मना किया लेकिन मेरे ससुराल वाले नहीं माने। जूली का रिश्ता भी लगा हुआ था। मेरे ससुराल वालों जूली और गीता की शादी एक साथ करने का सोचा। हम सब बहुत खुश थे। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। 2-3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और शादी का दिन भी आ गया। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। गीता और जूली दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। बारात भी आने वाली थी। बाबा को अपने ससुराल में देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। मुझे लगा था कि बाबा मेरे घर कभी नहीं आएंगे। बाबा के चेहरे पर बहुत खुशी थी। मुझे इस बात का दुख था कि बाबा मेरी शादी में शामिल ही नहीं हुए थे। मैं थोड़ी देर के लिए मायूस हो गई थी कि तभी पीछे से मेरी सास ने आवाज़ दिया और कहा, धानी चलो बारात आने वाली है, तुम भी अपने कमरे में जाओ और तैयार हो जाओ। मैंने कहा, ठीक है माँ जी। मैं अपने कमरे में तैयार होने के लिए आ गई। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम जा ही रही थी कि तभी मेरी नज़र बेड पर पड़ी। बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस रखा हुआ था और सामने ही कागज़ पर लिखा हुआ था, धानी ये तुम्हारे लिए है, आज तुम इसे ही पहनना। यह बहुत ही प्यारा ड्रेस था। मुझे यकीन था कि यह ड्रेस दिशान ने ही लाकर रखा होगा। मैं फ्रेश होकर बाथरूम से निकली और वह ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। सच में इस ड्रेस में मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं बाहर जाने के लिए जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोली तो सामने कोई मर्द खड़ा था जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। मैं चीखने ही वाली थी कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और वह मुझे कमरे के अंदर धकेलते हुए उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसने मुझे चुप होने का इशारा किया। मैंने कहा, कौन हो तुम और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? तभी वह कहने लगा, जो चाहता हूँ वही तो करने आया हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी वह कहने लगा कि इस दिन का तुम्हें पता है, मैं कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारी खूबसूरती का तो मैं पहले दिन से ही दीवाना हो गया। जिस दिन मेरी नज़र तुम पर पड़ी मैं तो अपने आप को भूल ही गया। मैंने कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे जाने दो यहाँ से, वरना मैं शोर मचाऊंगी। कि तभी वह बहुत ज़ोर से हंसने लगा। कहने लगा, तुम्हारे शोर मचाने से भी कुछ नहीं होगा धानी, क्योंकि इस घर में कोई भी नहीं है। सारे लोग जा चुके हैं और तुम्हारे पति को मैंने ऐसी जगह फंसाया है कि वह चाहकर भी तुम्हारे पास आ नहीं सकेगा। इतना कहते ही उसने मुझे दबोच लिया। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की। मैं अपने आप को छुड़ाकर भागने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे दबोचे रखा। मेरे हाथ और पैर को बांध दिया, मेरे मुँह पर कपड़ा डाल दिया। फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथों को मेरे शरीर पर फेरने लगा। मैं चीख रही थी लेकिन मैं अपनी चीख खुद ही सुन रही थी। मैं भगवान को याद करने लगी कि भगवान मेरे पास मेरे पति को भेज दे। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगा। मैं पूरी तरह से बंधी हुई थी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वह इंसान नहीं, वह तो एक हैवान था। उसने धीरे धीरे मेरे शरीर को नोचना शुरू किया। जैसे ही उसने मेरी जांघों को, तभी उसकी चीख निकल गई और वह बिदक कर पीछे हट गया और हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गया। इतना कहकर वह दरवाज़ा खोलकर चला गया। लगभग 1 घंटे के बाद दिशान मेरे कमरे में आए। वह मुझे ऐसे देखकर हैरान हो गया। उसने जल्दी से मेरे मुंह पर से कपड़ा हटाया और मेरे हाथों और पैरों को खोला। मैं दिशान के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दिशान ने मुझे तसल्ली दिया। उसने मुझे बेड पर बिठाया और जल्दी से पानी लाकर मुझे पिलाया। मैं थर थर काँप रही थी। जब मैं थोड़ा शांत हुई तो दिशान कहने लगा, धानी यह सब तुम्हारे साथ किसने किया? मैंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता दिशान। मैं तैयार होकर बाहर निकल ही रही थी कि किसी ने मेरा मुंह बंद करके अंदर कमरे में धकेल दिया।
उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। मैंने उसे देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मैं नहीं देख पाई और न पहचान पाई। दिशान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। दिशान मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले गया। उन्होंने मुझे तसल्ली दिया कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी इज्जत पर दाग लग सकता है। मैंने हाँ में सर हिलाया। मैं चुपचाप जाकर शादी में शामिल हो गई। गीता और जूली की शादी पूरी हो चुकी थी। वह लोग विदा होकर अपने ससुराल चले गए, लेकिन इस बीच मैं हर किसी पर नज़र दौड़ा रही थी, लेकिन वह इंसान मुझे नज़र नहीं आया। ना मैं इस भीड़ में उस इंसान को पहचान सकी। थोड़ी देर बाद दिशान मेरे पास आए और उन्होंने कहा, धानी, क्या तुम्हें किसी पर शक हुआ? मैंने कहा नहीं। तभी कहने लगे, धानी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पता लगा लूँगा उस इंसान का। तभी दिशान का दोस्त अयान, वह दिशान का बिजनेस पार्टनर था, वह मुझे भाभी भी कहता था। उसने दिशान से हाथ मिलाया और कहा कि चलता हूँ दिशान, हम फिर ऑफिस में मिलते हैं। मैं जब नज़र उठाकर अयान को देखी तो मेरी नज़र उसके गर्दन पर पड़ी। उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान थे और मुझे याद आया कि मैं उस इंसान का मांस हटाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से मेरे नाखूनों से उसके गर्दन पर खरोंचें आई थी। उसके कान को भी मैंने पकड़ा था और अयान के कान पर भी खरोंच थी। मैं थर थर काँपने लगी। मैंने कहा, दिशान, अयान ने ही मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। हाँ, मैं पहचान सकती हूँ। तभी अयान कहने लगा, यह आप क्या कह रही हैं भाभी, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कहा, तो फिर यह आपके कानों पर खरोंचें कैसे हैं? आपकी गर्दन के नीचे भी खरोंच कैसी है? आप झूठ मत बोलिए। आपने ही मेरे कमरे में आया था और आपने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। तभी दिशान ने घूर कर अयान को देखा। उन्होंने कहा, क्या धानी सच कह रही है? अयान कहने लगा, नहीं दिशान, धानी को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। तो दिशान ने कहा, फिर धानी को जवाब दो कि यह तुम्हारे गर्दन पर खरोंचें कैसे आई हैं। वह खामोश हो गया। उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगे। दिशान समझ चुका था। दिशान ने अयान का गिरेबान पकड़ लिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। तभी अयान चीखने लगा, कहने लगा, दिशान, तुम बहुत गलत कर रहे हो। बरसों पुरानी पार्टनरशिप को तुम बर्बाद कर रहे हो। और वैसे भी तुम्हारी किन्नर पत्नी के साथ भला मैं क्या कर सकता हूँ? किन्नर के साथ भी कोई ज़बरदस्ती करता है। इतना सुनना था कि दिशान ने अयान को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लगा और कहने लगा, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? अयान, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, तुम यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, आज से तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप ख़त्म। तुम मेरे आसपास भी नज़र मत आना। तुम्हारे जो भी हिस्से होंगे कंपनी में, वह तुम्हें मिल जाएंगे। अयान चला गया, लेकिन यहाँ मेरे सारे लोगों के बीच तमाशा बन गया। सारे लोग एक दूसरे से बातें करने लगे और मेरी तरफ बहुत ही गहरी निगाहों से देखने लगे। मेरे कानों में अयान की बातें गूंज रही थी कि मैं एक किन्नर हूँ। तभी मुझे याद आया कि वह इंसान जब मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा तो वह बिदक कर मुझसे पीछे हट गया था। इसका मतलब कि मैं सच में एक किन्नर हूँ। तभी बाबा बचपन से ही मुझे नापसंद करते थे। तभी बाबा मेरे हाथ का ना खाना पसंद करते थे, ना पानी लेना पसंद करते थे। और माँ बाबा एक दिन बातें भी कर रहे थे कि अगर मेरे ससुराल वालों को यह बात पता चल गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ये लोग इसी राज की बात कर रहे थे। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं उस भीड़ से भागकर अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। दिशान मेरे पीछे पीछे आया। वह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगा, लेकिन मैंने दरवाजे को नहीं खोला। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया और मैं उन लम्हों को याद करने लगी कि तभी बाबा मुझसे इतनी नफ़रत करते थे। इसलिए बाबा ने मुझे कभी स्कूल नहीं जाने दिया और मुझे छिपा कर रखा। अगर लोगों को पता चल जाता कि मैं एक किन्नर हूँ तो मेरे बाबा की इज़्ज़त भी ख़राब हो जाती। मैंने कभी अपने आप को महसूस नहीं किया कि मैं कौन हूँ। दिशान के दरवाज़ा पीटने पर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सास ससुर और मेरे पति, मेरी बहनें और माँ बाबा मेरे सामने खड़े थे। सारे मेहमान जा चुके थे। मेरी सास दिशान से सवाल कर रही थी कि दिशान, क्या यह सच है? दिशान भला क्या जवाब दे सकता था? दिशान ने तो आज तक मुझे छुआ ही नहीं था। दिशान की आंखों में आंसू था। वह मुझे बहुत ही बेबसी नज़रों से देख रहा था। मैं अपने आप को बहुत बदनसीब समझ रही थी कि काश मैं पैदा ही ना हुई होती, और अगर पैदा भी हुई थी तो माँ मुझे गला घोंटकर मार देती। मैंने अपनी माँ की तरफ आँख उठाकर देखा। मैंने कहा, माँ, आपने मुझे यह बात क्यों नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? आपने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? आपने दिशान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माँ कहने लगी, बेटा, मैं मजबूर थी।
अगर लोगों को पता चल जाता कि तुम एक किन्नर हो तो तुम्हारी बहनों का हाथ कोई भी नहीं थामता। हमारे घर में रिश्ते नहीं आते, लेकिन अब अंजाम जो भी होगा। मैं नहीं खोला। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया और मैं उन लम्हों को याद करने लगी कि तभी बाबा मुझसे इतनी नफरत करते थे। इसलिए बाबा ने मुझे कभी स्कूल नहीं जाने दिया और मुझे छुपा कर रखा। अगर लोगों को पता चल जाता कि मैं एक किन्नर हूँ तो मेरे बाबा की इज्जत भी ख़राब हो जाती। मैंने कभी अपने आप को महसूस ही नहीं किया कि मैं कौन हूँ। दिशान के दरवाज़ा पीटने पर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सास ससुर और मेरा पति, मेरी बहनें और माँ बाबा मेरे सामने खड़े थे। सारे मेहमान जा चुके थे। मेरी सास दिशान से सवाल कर रही थी कि दिशान, क्या यह सच है? दिशान भला क्या जवाब दे सकता था? दिशान ने तो आज तक मुझे छुआ ही नहीं था। दिशान की आंखों में आंसू था। वह मुझे बहुत ही बेबसी नज़रों से देख रहा था। मैं अपने आप को बहुत बदनसीब समझ रही थी कि काश मैं पैदा ही ना हुई होती, और अगर पैदा भी हुई थी तो माँ मुझे गला घोंटकर मार देती। मैंने अपनी माँ की तरफ आंख उठाकर देखा। मैंने कहा, माँ, आपने मुझे यह बात क्यों नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? आपने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? आपने दिशान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माँ कहने लगी, बेटा, मैं मजबूर थी। अगर लोगों को पता चल जाता कि तुम एक किन्नर हो तो तुम्हारी बहनों का हाथ कोई भी नहीं थामता। हमारे घर में रिश्ते नहीं आते, लेकिन अब अंजाम जो भी होगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हंसने लगी। मैंने कहा, अच्छा तो आप मेरा साथ देंगी? तभी दिशान कहने लगा, आप लोग घर जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। दिशान अपने माँ पापा को भी झूठ बोला कि मैं किन्नर नहीं हूँ। माँ बाबा घर चले गए। दिशान मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आए। मैंने हाथ जोड़कर दिशान से माफ़ी मांगी। मैंने कहा, दिशान, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने आपसे झूठ बोला था। मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी थी। विदाई के वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आएगा तो तुम विधवा हो जाओगी। मैं आपको खोने से डरती थी। मेरी वजह से अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं किन्नर हूँ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। दिशान ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, अब चलो हम सोते हैं। दिशान ने मुझे सीने से लगाकर आज पहली बार मुझे सुलाया। मुझे दिशान की बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। मैं दिशान की होना चाहती थी। मैं दिशान से बहुत प्यार करने लगी थी। दिशान बहुत गहरी नींद में सो चुका था। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मैंने अपने आप को दिशान से छुड़ाया और मैंने अपना मोबाइल दिशान के पास ही छोड़ दी ताकि दिशान मुझ तक न पहुंच सके। मैं घर से निकल गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जाऊंगी, लेकिन मैं इन सब की ज़िंदगी से दूर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरी वजह से कोई खुश नहीं रह सकता था। घर से थोड़ी दूर आने के बाद मैं एक जगह पर बैठ गई और वहीं पर लेट गई। सुबह की किरण निकलने से मेरी नींद खुली। यहाँ पर अजीब सा माहौल था। चारों तरफ बाजार लगा हुआ था। मैं उस भीड़ में खोई हुई थी। तभी अचानक से मुझे उन लोगों का तालियां सुनाई दी। मैं उनके बीच आ गई। उनमें से एक गुरु माँ थी। मैंने उनके पैर छुए और कहा, गुरु माँ, क्या आप लोग मुझे अपने साथ रख सकते हैं? उन्होंने आंखें भर कर मुझे देखा। वह समझ चुकी थी कि मैं भी उन्हीं में से हूँ। उन्होंने कहा, हाँ बच्ची, हम हैं ना तुम्हारे साथ, चल तुझे अपने साथ लेकर चलते हैं हम लोग। मैं उन लोगों के साथ उनकी दुनिया में आ गई, यानी कि मेरी जो दुनिया थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। दिशान की यादों में मैं गुम थी। दिशान की मुझे बहुत याद आता था। अब मुझे दिशान की यादों का ही सहारा था। उसका मुझे छेड़ना, मुझे छोटी छोटी बातों पर तंग करना। खैर, वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा था। गुरु माँ ने मुझे अपनी बेटी मान लिया था। यहाँ पर सब मुझे बहुत प्यार करते थे। एक दिन दिशान को मेरे बारे में पता चल गया और वह मेरे पास आया। वह मुझे इसी रूप में अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन वह समाज मेरे लिए नहीं था। वह समाज मुझे कभी नहीं अपनाता और ना ही मेरे साथ दिशान को अपनाता। इसलिए मैंने दिशान को इनकार कर दिया। वह मेरे हाथ थामने के लिए तैयार था, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार था, लेकिन मैं उसके साथ उसकी दुनिया में नहीं जा सकती। मैंने दिशान से वादा लिया कि वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, वह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ छुड़ा दिया। उन्होंने मुझसे वादा नहीं किया। मैंने उनको अपनी कसम दी और कहा, तुम दिया से शादी कर लेना। दिया, अगर तुमने दिया से शादी नहीं की तो समझूंगी तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। दिशान ने दिया से शादी कर ली। 1 साल के बाद दिशान का बहुत ही खूबसूरत सी बेटी हुई। दिशान और दिया और मेरे सास ससुर, मेरी माँ बाबा, मेरी बहनें, सब लोग उस छोटी सी गुड़िया को मेरे पास लेकर आए।
हम लोगों ने उन्हें ढेर सारी दुआएं दी। जब मैंने एक नज़र बाबा की तरफ देखी तो बाबा की आंखों में आंसू था। मैंने कहा, बाबा आपकी आंखों में आंसू? उन्होंने अपना हाथ जोड़ लिया। वह कहने लगे, बेटे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मुझे कोई परवाह नहीं, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे बहुत प्यार दूंगा। मैंने कहा, बाबा काश यह प्यार आपने मुझे बहुत पहले दिया होता, काश यह सच्चाई मुझे बता दिया होता तो शायद आज मैं आप लोगों के पास होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुका है, वह लोग लौट गए, मैं अपनी दुनिया में गुम हो गई। दोस्तों, क्या मुझे उन लोगों के साथ जाना चाहिए था या नहीं, या मैं अपनी दुनिया में सही हूँ? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।